नमस्कार साथियों। पिछले वीडियो में हमने गुप्तकालीन प्रशासन का एक वीडियो बनाया था। आज के वीडियो में गुप्तकालीन प्रशासन में सबसे पहले हम बात करेंगे केंद्रीय प्रशासन की, प्रांतीय प्रशासन की, सैन्य प्रशासन, गुप्तकालीन समाज, आय और व्यय के साधन क्या थे और शिक्षा के केंद्र क्या हुआ करते थे गुप्तकाल में। तो गुप्तकाल में सबसे पहले हम बात करते हैं केंद्रीय प्रशासन की। तो केंद्रीय प्रशासन है गुप्तकाल की हम बात करें तो राजा ही सर्वोच्च हुआ करता था, अर्थात केंद्र में राजा की शक्ति ही सर्वोच्च हुआ करती थी और राजा की सहायता करने के लिए भी मंत्री परिषद हुआ करती थी। राजा की सहायता करने के लिए मंत्री परिषद हुआ करती थी और इसी मंत्री परिषद में कुछ मंत्री हुआ करते थे जिनको अमात्य या कुमारामात्य भी कहते हैं। यह मंत्री राजा की सहायता किया करते थे और ऐसे ही मंत्रियों की हम बात करें तो एक मंत्री था जैसे संधि विग्राहक है, यह मंत्री युद्ध व संधि का अधिकारी हुआ करता था। युद्ध व संधि का अधिकारी होता था। इसी तरह दूसरा मंत्री होता था दंडपाशिक। दंडपाशिक यह पुलिस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी हुआ करता था। गुप्त काल में पुलिस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी। इसी तरह एक मंत्री हुआ करता था अक्ष पटलाधिकृत। यह अक्ष पटलाधिकृत उस समय गुप्त काल में राजकीय कागजातों का अधिकारी हुआ करता था। राजकीय कागजों का अधिकारी हुआ करता था। इस तरह गुप्त काल के यह केंद्रीय प्रशासन था जिसमें राजा की सहायता करने के लिए विभिन्न मंत्री हुआ करते थे। इन्हीं मंत्रियों को अमात्य भी कहते हैं। ऐसा ही एक मंत्री था संधि विग्राहक जो युद्ध व संधि का अधिकारी हुआ करता था। एक था दंडपाशिक जो पुलिस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी हुआ करता था। एक है पटलाधिकृत जिसको राजकीय कागजातों का अधिकारी बोला करते थे। इसके बाद में हम बात करते हैं प्रांतीय प्रशासन की। तो प्रांतीय प्रशासन के बारे में भी अध्ययन करें तो गुप्त काल में प्रांतीय प्रशासन की सबसे जो छोटी इकाई हुआ करती थी वह ग्राम हुआ करती थी। सबसे छोटी इकाई ग्राम हुआ करती थी और ग्राम के अधिकारी को ग्रामिक कहते थे और ग्राम में जो अन्य सदस्य हुआ करते थे उन सदस्यों को महत कहते थे। महत। इसके अलावा ग्राम से ऊपर के स्तर की जो समिति हुआ करती थी उसको बोलते हैं पेठ। आज के स्तर से हम बात करें तो ब्लॉक स्तर की या तहसील स्तर से हम कह सकते हैं, तहसील स्तर पे हुआ करता था और इसके अधिकारी को पेठपति कहते हैं। और इसी पेठ से ऊपर हुआ करती थी जो संस्था वह हुआ करती थी विषय। और इसी विषय के हम बात करें तो तहसील से ऊपर जैसे पहले ग्राम हुआ, ग्राम से तहसील और तहसील से ऊपर क्या होता है जिला, तो इसको जिला कहते थे पहले और इसी के अधिकारी को विषयपति कहते थे। इसके बाद में भुक्ति। इसी भुक्ति के आज के संदर्भ में बात करें तो राज्य प्रांत कह सकते हैं और इसके अधिकारी को उपरिक बोलते थे। इसके अधिकारी को उपरिक बोलते हैं। और इसके बाद में जो सबसे बड़ी इकाई हुआ करती थी वह राजा या देश हुआ करता था। इस तरह से गुप्तकालीन हमने प्रांतीय प्रशासनों के बारे में देखा तो सबसे छोटी इकाई जो ग्राम हुआ करती है और ग्राम से फिर बड़े स्तर की बात करें तो तहसील और इसके अधिकारी को पेठपति बोलते हैं और तहसील स्तर से भी इससे
ऊपर स्तर की बात करें तो जिला, और जिला के उस समय विषय बोला करते थे, और विषय के अधिकारी को विषयपति, और विषय से ऊपर राज्य प्रांत जिसके अधिकारी को उपरीक बोलते हैं, और सबसे बड़ा राजा या देश हुआ करता था। इसके बाद में हमें गुप्त काल के सैन्य प्रशासन के बारे में बात करें तो गुप्त काल का सैन्य प्रशासन है, गुप्त काल में 4 प्रकार की सेना बताई गई है। एक थी पैदल सैनिक, दूसरा अश्व सैनिक, तीसरा हाथियों की सेना, एक है रथ सेना। इस प्रकार गुप्त काल में सैन्य प्रशासन की हमने बात की तो 4 प्रकार की सेना हुआ करती थी। पैदल सैनिक हुआ करते थे, अश्व सैनिक या घोड़ों के सैनिक भी हुआ करते थे, हाथियों की सेना और रथ सेना हुआ करती थी। और गुप्त काल में पैदल सैनिकों को चमूरा कहते थे, चमूरा। इस तरह गुप्त काल की यह सैन्य प्रशासन था। अब हम बात करते हैं गुप्तकालीन समाज के बारे में। तो गुप्त काल का समाज किस प्रकार का था? तो गुप्त काल में समाज 4 वर्णों में बटा हुआ था। गुप्त काल में समाज 4 वर्णों में बटा हुआ था। पहला ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, और चौथा शूद्र। जो समाज में सबसे इन वर्गों की हम बात करें तो जो ब्राह्मणों का कार्य हुआ करता था, यह अध्ययन का कार्य किया करते थे, अध्यापन का कार्य भी किया करते थे, दान लेना और दान देने का कार्य भी है ब्राह्मण वर्ग ही किया करता था। दूसरी तरह हम बात करें समाज में ही क्षत्रिय वर्ग की, तो क्षत्रिय वर्ग एक तरह से अपने प्रांतों की या रक्षा किया करते थे, देश की रक्षा किया करते थे। इसके अलावा तीसरा वर्ग था वैश्य। यह वैश्य वर्ग व्यापार वाणिज्य का कार्य किया करता था, व्यापार और वाणिज्य का कार्य यह वैश्य वर्ग ही किया करता था। और शूद्र वर्ग इन तीनों की सेवाएं किया करते थे, सेवा करते थे। इस तरह यह गुप्तकालीन समाज में मैंने 4 वर्ग बताए, ब्राह्मण वर्ग, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और गुप्तकालीन समाज में स्त्रियों की स्थिति अच्छी थी और स्त्रियों के लिए गुप्त काल में 8 प्रकार के विवाह बताए गए हैं। 8 प्रकार के विवाह बताए गए हैं। और गुप्त काल में जो एक तरह से व्यापारियों का जो समूह हुआ करता था, उस व्यापारियों के समूह को निगम बोला करते थे, निगम है। और इस निगम के अधिकारी को श्रेष्ठी कहते थे, निगम के अधिकारी को श्रेष्ठी कहते थे। और गुप्त काल में जो साधारण सैनिक वगैरह हुआ करते थे, उन साधारण सैनिकों को चाट कहते थे। इसके बाद हम बात करें गुप्त काल के आय और व्यय के साधन क्या हुआ करते थे। तो गुप्त काल में आय और व्यय के साधन है, एक तो था भूमि कर। गुप्त काल में आय व्यय के साधनों में राजा भूमि कर लिया करते थे, और भूमि कर के रूप में भी 1/6 से 1/4 भाग लिया करते थे। ऐसा ही एक कर था उद्रेक कर। उद्रेक कर यह है स्थायी काश्तकारों से लिया जाता था, स्थायी काश्तकारों से गुप्त काल में यह टैक्स लिया जाता था। इसी तरह एक कर था ऊपरी कर। यह ऊपरी कर लोग दिया करते थे राजा को फल व सब्जी के रूप में, फल व सब्जी के रूप में लोग राजा को यह उपहार दिया करते थे, जिसको बोलते हैं ऊपरी कर। इस तरह गुप्त काल में यह आय और व्यय के साधन थे।
जिसमें राजा भूमि कर लिया करता था, जिसमें 1/6 से 1/4 भाग राजा लिया करता था। इसी प्रकार एक कर था ऊपरी कर, जिसमें प्रजा के लोग राजा के लिए फल व सब्जियां उपहार में लाया करते थे, जिसको बोलते हैं ऊपरी कर। एक था उद्रेक कर, जो कि स्थायी काश्तकारों के द्वारा लिया जाता था। इसी के साथ शिक्षा के केंद्र क्या हुआ करते थे गुप्त काल में। तो गुप्त काल में जो शिक्षा के केंद्र थे, उन शिक्षा के केंद्रों में एक था नालंदा, दूसरा था तक्षशिला। इसी नालंदा को 1103 में बख्तियार खिलजी ने नष्ट किया था। तक्षशिला भी उस समय शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र हुआ करता था। इसी तरह हम बात करें, नालंदा हो गया, तक्षशिला हो गया, उज्जैन भी था। उज्जैन भी शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र हुआ करता था। इस तरह हमने गुप्त काल के बारे में, प्रशासन के बारे में अध्ययन किया। गुप्त काल के हमने 2 वीडियो बनाए हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। इसके बाद में हम अन्य नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।